हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। आज की वीडियो में बात करेंगे एप्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ फजान्स रूल। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस। ठीक है, अगर उस लेक्चर में आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फजान्स रूल। और लास्ट लेक्चर में हमने फजान्स रूल भी पढ़ा था। ठीक है, उसके हमने 4 पॉइंट्स बात की थी। 4 पॉइंट्स कौन कौन से थे? तो फर्स्ट पॉइंट जो था स्मॉल साइज किसका होना चाहिए? स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन। कैटाइन का जो साइज स्मॉल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट था लार्ज होना चाहिए साइज ऑफ एनाइन। एनाइन का जो साइज है वो क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। थर्ड वन जो था चार्ज, हाई चार्ज किसका? दोनों का, एनाइन एंड कैटाइन दोनों का, बोथ का। ठीक है, हाई चार्ज ऑन आयंस, दोनों आयंस का हाई चार्ज होना चाहिए। और फोर्थ जो था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने बताया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी जो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उसकी जो पोलराइजिंग पावर होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले की। ठीक है, उसमें मैंने आपको कॉपर क्लोराइड और NaCl का एग्जाम्पल भी दिया था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फजान्स रूल। ठीक है, तो पहले जो पॉइंट्स हैं वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, तो उस वजह से उनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी जो होता है बहुत हाई होता है। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एज ए डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, और वो वीक वंडरवॉल फोर्सेस से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लो होते हैं। ठीक है, अब हम फजान्स रूल्स की वजह से निकाल सकते हैं कि किस में कोवलेंट नेचर आ रहा है, कोवलेंट नेचर ज़्यादा है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में किस में कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है, और जिसमें जैसे ही उसमें कोवलेंट नेचर आ जाएगा तो उससे क्या होगा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लेटिस विद हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हिल्ड बाय वीक वंडरवाल फोर्सेस लीडिंग टू लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं एज पोलराइजेशन इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे पोलराइजेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइलेंटली उसमें स्लाइटली उसमें कोवलेंट नेचर आ जाएगा, और जैसे कोवलेंट नेचर आएगा तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है कि किसका पोलराइजेशन का क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट का क्या हो रहा है, और जो कोवलेंट कैरेक्टर है क्या हो रहा है। तो जब हम BeCl2 से BaCl2 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, पोलराइजिंग जो पावर है केटाइन की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे BE का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है, ज़्यादा है। और BA का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है केटाइन का, क्योंकि सब में एनाइन तो सेम है, क्लोराइड ही है। तो अब हम किसकी बात करेंगे, एनाइन की तो बात नहीं करेंगे, केटाइन की करेंगे ना। एनाइन तो क्लोराइड 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 ही है, तो अब उसकी तो साइज़ की बात करेंगे ना, सेम ही है सभी में। अब हम बात किसकी करेंगे, केटाइन के साइज़ की। और केटाइन में जो सबसे स्मॉल साइज़ होता है वो BE का होता है, तो इसकी वजह से BE का स्मॉल साइज़ है तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। और BaCl की क्या होगी, पोलराइजिंग पावर कम होगी। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं पोलराइजिंग पावर डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे ही हम BeCl2 से BaCl2 की तरफ ऐसे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, पोलराइजिंग पावर जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है। और पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होने से क्या हो रहा है, पोलराइजिंग पावर अगर डिक्रीज होगी तो आपका जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कोवलेंट जो कैरेक्टर है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जैसे ही कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो MP लिख दो। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें NaF, NaCl, NaBr, NaF। अब हमने क्या किया है, कैटाइन सेम है, इस बार एनायन डिफरेंट कर दिया। तो अब हम क्या कहेंगे, पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, जैसे हम इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, जो आयनिक साइज है एनाइन का वो क्या हो रहा है, साइज ऑफ एनाइन क्या हो रहा है,
इंक्रीज़ हो रहा है, एनायन का साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो एनायन की क्या होती है, वहाँ पर तो पोलराइजिंग पावर थी, एनायन की क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी होती है। तो इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, अगर साइज़ इंक्रीज़ होगा तो पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। ऑफ एनायन इंक्रीजेस, पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। और अगर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उससे क्या होगा, कोवेलेंट जो नेचर है वो भी इंक्रीज़ होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर जो इंक्रीज़ होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज़ हो गया तो क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये भी था। तो हमने एनायन का केस और कैटायन दोनों का केस देख लिया। तो मेल्टिंग पॉइंट पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी का क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है, जो जैसा होगा उसी में डिजॉल्व होगा। जैसे आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं डिजॉल्व होते हैं वो नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें डिजॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें एज कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस। जैसे जैसे कोवलेंट नेचर करेक्टर बढ़ेगा तो नॉन पोलर की तरफ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यही कारण क्या है, जो AgF है इज सॉल्युबल इन वाटर एंड AgI इज इनसॉल्युबल इन वाटर। देखो यहाँ पर साइज देख लो, कैटाइन तो आपका सेम है, AgAg हो गया, लेकिन एनाइन क्या है, यहाँ पर फ्लोराइड है, यहाँ पर आयोडाइड है। आयोडाइड का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोराइड। और जैसे अगर फ्लोराइड का साइज़ ये है तो आयोडाइड का साइज़ तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो इसका अगर साइज़ बढ़ेगा तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन इंक्रीज़ होगी, उससे क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा। और जैसे ही कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा तो हमें पता है कि उसका जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा, तो पोलर में तो डिजोल्व होगा नहीं, इसलिए वो वाटर में क्या हो गया, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्युबिलिटी का भी निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थर्ड वन इज़ कलर ऑफ कंपाउंड। तो कलर ऑफ कंपाउंड्स हम कैसे निकालते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के वो यूजुअली कलरलेस होते हैं, वाइट होते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स के। लेकिन अगर हम बात करें जो however, strong polarization causes the anion electrons to be loosely held. Less energy is required to excite these electrons. This phenomena is called transfer, चार्ज ट्रांसफ़र। ठीक है, तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं यूजुअली कलरलेस होते हैं, लेकिन जब हम उनमें जब अगर पोलराइजेशन हो जाता है, और पोलराइजेशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अगर पोलराइजेशन हो जाता है तो एनायन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली हिल्ड तो होते हैं, और बहुत ही लेस एनर्जी यानी कि विजिबल लाइट ही रिक्वायर होती है उन्हें एक्साइट होने के लिए। ठीक है, तो दीज इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन्स को मतलब एक्साइट होने के लिए बहुत ही कम एनर्जी चाहिए। कितनी, जो विजिबल लाइट ही काफ़ी होती है। जो इसी फिनोमेना को हम चार्ज ट्रांसफ़र कहते हैं। जैसे कि कोई कंपाउंड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये एक्साइट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी काफ़ी कम है, विजिबल लाइट ही है, तो वो क्या होगा, ईजिली एक्साइट हो जाएगा। और जो ये एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज ट्रांसफ़र कहते हैं। तो अगर ये एनर्जी कम है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के जो है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होते हैं तो उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन लूजली इलेक्ट्रॉन बाउंड है इसलिए लेस एनर्जी चाहिए, और विजिबल लाइट चाहिए, तो इसी वजह से हमें कलर भी शो हो रहा है, इसे ही चार्ज ट्रांसफ़र कह रहे हैं। तो ग्रेटर पोलराइजेशन डीपर कलर, तो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उसका जो मॉलिक्यूल्स का जो कलर होगा वो उतना ही ज़्यादा डीपर होगा, डार्क होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे AgCl, AgBr, AgI, और एक एग्जाम्पल दे दिया है लेड का PbI2। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एनाइन तो सबका सेम, कैटाइन तो सेम है, एनाइन अलग है। तो यहाँ पर क्लोराइड है, ब्रोमाइड, आयोडाइड का साइज़ कितना होता है, बहुत बड़ा होता है। तो जितना बड़ा साइज़ होगा इलेक्ट्रॉन उतने ही लूजली बाउंडेड होंगे। ठीक है, फैला होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारे में फैला होगा। ठीक है, तो आसानी से वो जो इलेक्ट्रॉन्स है एक्साइट कर जाएंगे। ठीक है, और चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर Ag जो Cl है इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है, लेकिन जैसे ही Cl से Br गए, Br से साइज़ और बढ़ा, यानी कि अगर ये साइज़ इतना है तो ये इतना हो गया, तो जैसे ही साइज़ बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स फिर लूज़ हो गए, तो पेल येलो कलर। अगर यहाँ पर आयोडीन की बात करें तो ये तो और भी ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये कितना हो गया, डार्क येलो हो गया। उसी तरह से यहाँ पर PbI2 जो होता है वो गोल्डन येलो कलर का होता है। तो कलर का जो कंपाउंड्स का कलर है उसको भी हम फजांस रूल के और पोलराइजेशन से बता सकते हैं कि कैसा होगा। सॉरी, अगर हम बात करें
थर्मल स्टेबिलिटी की, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स और सल्फेट, ये भी हम फजान्स रूल से बता सकते हैं कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी कार्बोनेट और सल्फेट्स की वो क्या होगी। अ स्मॉल हाईली पोलराइज कैटाइन कैन डिस्टोर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नियर बाई ऑक्सीजन एटम इन ए कॉम्प्लेक्स आयन लाइक कार्बोनेट, ठीक है। जो स्मॉल और हाई पोलराइजिंग कैटाइन होता है, जिस कैटाइन की पोलराइजिंग जो पावर होती है वो जितनी ज़्यादा होगी वो नियर बाई जो ऑक्सीजन एटम होगा कार्बोनेट का, तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर देगा, डिस्टॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो दिस वीकनेस ऑफ इंटरनल CO बॉन्ड मेकिंग द कंपाउंड डिकम्पोज ईजिली अपॉन हीटिंग, तो वो उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें BeCO3 की, तो यहाँ पर Be का जो साइज़ होता है वो Ba की तुलना में जो क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, और जितना ज़्यादा छोटा होगा तो क्या होगा, पोलराइजिंग पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो CO3 के जो ऑक्सीजन है उसकी तरफ का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको डिस्टॉर्ट करने लगेगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, और बॉन्ड वीक हो जाएगा तो टूट जाएगा, तो इतना ज़्यादा स्टेबल होगा नहीं, ठीक है। तो यही कारण है कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी जो पोलराइजिंग पावर है वो कम होती है Ba की किसकी तुलना में, Be के, तो इस वजह से ये स्ट्रांग होता है और ये वीक होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्मल जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटाइन जो हो रही है वो क्या हो रही है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ कैटाइन भी डिक्रीज़ हो रही है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू।